महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा हर मायने में अहम है। गांधी परिवार के साथ वो रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी से सीधा मुकाबला करना है तो कांग्रेस का साथ जरूरी होगा। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भले ही महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए विरोधाभासी लग रही हो, लेकिन शिवसेना यूबीटी की राजनीति की अब यही तस्वीर है। जो कभी शिवसेना के दुश्मन थे वो अब दोस्त बन गए हैं। माननीय उद्धव ठाकरे जी से मुझे आज मिलने का अवसर मिला। काफी दिनों बाद हम लोग मिले, लेकिन हमारी कोई चर्चा और संबंध राजनीतिक नहीं रहा कभी भी। हम दोनों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था, है और रहेगा। और जब वो राजनीति में भी नहीं थे तब से हमारा उनका संबंध रहा। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी से भिड़ना है तो कांग्रेस का साथ जरूरी होगा। 2019 में शरद पवार ने शिवसेना का गठजोड़ कांग्रेस से कराया था। उद्धव को लग रहा है कि गांधी परिवार से सीधे रिश्ते फायदेमंद साबित होंगे। विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे से पहले उद्धव ठाकरे का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर वो एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं। हालांकि सीएम पद के चेहरे पर उद्धव ठाकरे ने खुलकर कुछ नहीं कहा। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सपने में भी नहीं था मैं कभी मुख्यमंत्री बनूं, ना कभी बनना चाहता था। लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाला मैं नहीं हूं और इसलिए जिम्मेदारी आई, मैंने मेरी ओर से निभाने की कोशिश की। अगर मेरे साथी कहते कि उन्होंने शानदार काम किया है तो उन्हीं को पूछो, मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तय करेंगे। गुरुवार को उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी से मिलेंगे। इस दौरान उनके साथ पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य भी होंगे। महाराष्ट्र का सत्ताधारी गठबंधन उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष कर रहा है कि वो उन पर दिल्ली के आगे झुकने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो खुद ही दिल्ली के आगे झुक रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे एक लंबी दूर की राजनीति करने दिल्ली आए हैं। इसकी बुनियाद लोकसभा चुनाव के पहले ही रख दी गई थी, जब बीजेपी विरोधी दलों ने एक साथ आकर इंडिया गठबंधन बनाया था। उद्धव ठाकरे को लगता है कि आगे की राजनीति अब इसी इंडिया गठबंधन के दलों के साथ तालमेल बनाकर करनी होगी और उद्धव ठाकरे इस दौरे के जरिए एक तीर से कई निशाने चल रहे हैं। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दुनिया को अलविदा कहने से पहले अगर हम समय से सहमत हों और अंगदान का निर्णय लें तो अपने जाने के बाद हम कईयों को नया जीवन दे सकते हैं जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अंगदाताओं की इतनी कमी है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, अंगदाताओं का इंतज़ार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 8000 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जो ट्रांसप्लांट की कतार में हैं। आइए आपको मुंबई से विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। 40 साल की श्रेया मेहता ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं। किडनी काम करना बंद कर चुकी है, डायलिसिस पर निर्भर हैं। करीब 3 साल से किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही हैं। ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित या जिसकी हाल में ही मौत हुई हो ऐसे शख्स के किसी अंग को सर्जरी से निकालकर उस जरूरतमंद के शरीर में लगाया जाता है जिसका वो अंग काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका हो, लेकिन डोनर मिलना नामुमकिन सा सफर मालूम पड़ता है। Last 5 years में I got this AHUS detected और उसकी वजह से मेरे किडनी पे असर हुई एंड माई किडनीज डैमेज हुई और फिर मैं लास्ट 3 साल से डायलिसिस पे हूँ और कैडेवर में हमने नाम लिखाया है, बट अभी तक कुछ जो मैच कर सके वैसे किडनी मिली नहीं है। और मेरी पोजीशन ऐसी है अभी कि जो सिर्फ CKD पेशेंट नहीं हो, कि सिर्फ किडनी नहीं हो, AHUS भी है, वो बहुत एक रेयर डिजीज़ है। तो उसमें इट्स कॉल्ड लाइक एटिपिकल सिंड्रोम। तो उसके लिए मुझे इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड प्री ट्रांसप्लांट। उसके आई थिंक वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ इंजेक्शंस के लिए। और एक्चुअली मेरा ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 6 साल से है। बहुत बार हॉस्पिटलाइज हुई, खर्चे बहुत हुए, डायलिसिस पे पूरा बॉडी ड्रेन्ड आउट हो जाता है, मतलब व्हील चेयर पे आना जाना, ऑलमोस्ट थ्राइस अ वीक मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो
बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब आप सब पे इफ़ेक्ट होता है, हेयर, स्किन, द होल बॉडी ड्रेन्स आउट। मेरी यंग गर्ल है तो मुझे बहुत दुख होता है कि किडनी मिल नहीं रही है अच्छी, मिलती है तो मैच नहीं होती है। हमारे पीएम मोदी भी बोले हैं कि अगर एक आदमी ये जो डोनेट करता है, अवयव दान करता है, तो 7 लाइफ बच जाती है, 7 लाइफ बच जाती है। तो ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है और इसके लिए मतलब वर्तमान पत्र या तो टीवी मीडिया या तो कॉलेज में ऐसा लेक्चर होना चाहिए, और एक स्कूल में भी, कॉलेज में एक थोड़ा जाना चाहिए डॉक्टर को। ऐसा कोई डेज है तो वहाँ जाके बताना चाहिए डॉक्टर को, मतलब ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अवेयरनेस तो आएगी। अंगदान को लेकर महाराष्ट्र में हालत निराशाजनक बनी हुई है। इस वक्त राज्य में 8,000 से ज्यादा लोग जीवन रक्षक अंगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस साल जून तक के आंकड़ों के अनुसार अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे 103 रोगियों के लिए केवल एक अंगदाता है। करीब 78% रजिस्ट्रेशन किडनी के लिए हैं। 6,480 मरीज किडनी डोनर के इंतजार में हैं। इसके बाद लिवर प्रत्यारोपण के लिए 1,533 मरीज इंतजार कर रहे हैं। साथ ही हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 133, फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए 57, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट के लिए 34 और छोटी आंत के प्रत्यारोपण के लिए 3 लोग इंतजार में हैं। कुल मिलाकर 8,240 मरीज डोनर का इंतजार कर रहे हैं। देश विदेश में 600 से ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर चुके साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट के संस्थापक और वॉकहार्ट हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट प्रमुख डॉक्टर टॉम चेरिन बताते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में मौजूद 50% से ज्यादा लोग ट्रांसप्लांट से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मेरा बैड लक क्या है, मैं क्लिनिक में बैठ के पेशेंट्स को बात करना है, जिसको हम वेटिंग लिस्ट में डाल रहे हैं। इन माय माइंड आई नो ये पेशेंट वो वेटिंग लिस्ट का 1.5 years तक उन्होंने जिंदा नहीं रहता है। You understand what I'm saying? So I know this patient is not going to get a transplant, but I put them on the waiting list to give them some hope. Especially Maharashtra is very poor. Tamil Nadu और तेलंगाना और थोड़ा better है। Waiting time in Telangana is approximately 9 months. I think over 50% of patients who get put on the waiting list वो लिवर मिलने से पहले मर रहे हैं। 12 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र में हर साल लगभग 7 लाख लोगों की मौत होती है। जानकार कहते हैं कि कम से कम 5 से 10% ब्रेन डेड लोगों के अंगदान के लिए भी उनके परिवार को समझाया या प्रेरित किया जाए तो जीवित दाताओं की जरूरत खत्म हो सकती है और लंबी प्रतीक्षा सूची को आसानी से कम किया जा सकता है। अगर हमारा देश में, इंडिया में सब ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट का लिवर हम यूज किया तो सिर्फ इंडिया का पेशेंट्स नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का पूरा लिवर डिसीज के लिए पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास लिवर्स है। वी आर अ कंट्री विद द हाईएस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, एंड देयरफॉर हमारा ब्रेन स्टेम डेथ का चांसेस और नॉट चांसेस इंसिडेंस इज वेरी हाई। इस साल जून तक महाराष्ट्र में 80 शरीर दान दर्ज किए गए हैं, जिन्हें कैडेवर दान भी कहा जाता है। इनमें से 239 अंगों को प्रत्यारोपित किया गया। कैडेवर दान में जीवन को बचाने या बढ़ाने के लिए आमतौर पर मृत व्यक्ति के ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क मृत्यु के बाद अंगों को देना शामिल है। ब्रेन डेथ को मेडिकल की भाषा में मृत्यु की कानूनी परिभाषा के तौर पर जाना जाता है। किसी को ब्रेन डेड घोषित करने का मतलब है कि उसके मस्तिष्क ने सभी तरह से कार्य करने बंद कर दिए हैं। हालांकि बीते कुछ समय से कैडेवर दान यानी कि मृत्यु के बाद शरीर के अंगों का दान धीरे धीरे बढ़ा है। 2021 में 95 दाता थे, जो 2022 में बढ़कर 105 हुए, 2023 में 148 हो गए। कई जिंदगियां जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अंगदान की प्रक्रिया एक निर्णय से शुरू होती है, जो हम जीते जी समय रहते फैसला करते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे अंगों को दान कर दिया जाए। इस महान सोच के लिए बस एक फैसले की जरूरत है, जो कि हमारे जाते जाते कईयों को जिंदा रख सकता है। देश में फिलहाल 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस एक निर्णय पे निर्भर हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आइए बात करते हैं राजस्थान की। भारी बारिश ने रेगिस्तान को समंदर में तब्दील कर दिया है। जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, बसें फंसी हुई दिखी। इस सीजन की 43% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाताओं की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान में इतनी तेज बारिश हुई कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं और बांधों से पानी के रेले आ रहे हैं। 3 दिन से लगातार पानी जो है वो निकासी की जा रही है, उसके बावजूद पानी आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मोहनगढ़ की बात करें तो वहाँ सबसे अधिक वर्षा हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग पानी में से जो है वो किस तरह यहाँ से गुजर रहे हैं। जेसीबी लगाकर जो है वो मिट्टी डाली जा रही है, पानी का बहाव जो है उसे रोका जा रहा है, पानी को रोका जा रहा है। लगातार जो है हम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। जिले भर में जो है जमकर वर्षा हुई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की आंकड़े की तो 260 mm से ज्यादा बारिश मोहनगढ़ में और 206 के करीब हनियाना क्षेत्र में हुई और जिले भर में जो हालात है वो कहीं ना कहीं नाजुक बने। इसे देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस की टीमें और जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार लगी हुई ताकि किसी प्रकार की जो स्थितियां हैं उनमें कोई जनहानि न हो। जैसलमेर का गढ़ीसर तालाब लबालब भरा है। रेगिस्तान के रेतीले टीलों पर पानी बह रहा है। नदियां भी भरी हुई हैं और उन्हें पार करना जोखिम मोल लेना है। टोंक के टोरडी सागर बांध में तेजी से आए पानी के बहाव में रोडवेज की एक बस फंस गई। बस चालक को किसी तरह निकाल तो लिया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण बचाव टीम उसे बचा नहीं पाई। जोधपुर में मूसलाधार बारिश से लूणी नदी उफान पर है। नदी में फंसे 15 लोगों को रातों रात जिला प्रशासन की टीम ने बचाया। जहां ये लोग फंसे हुए वहां मौके का उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए, नाव से रेस्क्यू कराने का जो है प्रयास चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौसम में जब प्रशासन चेतावनी देता है तब लोग अनदेखी करते हैं और यही कारण है कि बाद में लोग इस तरह की मुसीबत हालात में फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है और पानी में नहीं उतरने की सलाह जो प्रशासन देता है उसको मानना चाहिए। जोधपुर से सटे पाली शहर में भी बाढ़ के हालात हैं। कॉलोनियों में जल जमाव हो गया है और रेल की पटरियां भी पानी में डूबी हैं, जिससे रेलों की आवाजाही पर असर पड़ा है। देखा जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस रामदेव रोड को ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये जो रामदेव रोड है ये पूरी तरह से पानी में लबालब हो चुका है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो लोगों के घरों तक भी पानी पहुँच चुका है। हमसे इनसे भी कहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार ये ज़रूर बताएं कि किस तरह से यहाँ के घरों तक जो है वो पानी पहुँचना शुरू हो गया है। जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अगर हम पाली जिले की बात करें तो अधिकांश क्षेत्र की नदियाँ जो है वो उफान पर चल रही है। इसी के साथ बांधों के अंदर पानी की आवक शुरू हो चुकी है। कई बांध ऐसे हैं छोटे छोटे जो पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं, वह फूटने को आतुर है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवई बांध जो है वह भी, उसमें भी पानी की आवक लगातार जारी है। जिले के अगर हम पाली शहर की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं यह है कि सीवरेज, क्योंकि सीवरेज का जो पानी है वह भी कई इलाकों में फूटकर सामने आ रहा है। ये पाली शहर है जहाँ कॉलोनियों के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। जिला प्रशासन ने SDRF की मदद से राहत कार्य शुरू कर दिया है। एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं और किसान लूणी नदी की पूजा करके और मंगल गीत गाकर बारिश का स्वागत कर रहे हैं। लूणी नदी में पानी की भरमार से आसपास के इलाकों के कुएं भी रिचार्ज होंगे, जिससे आगे भी सिंचाई में काफी आसानी हो जाएगी। पानी जैसे लूणी नदी आएगी तो नदी के जो कुएं हैं आसपास के, आपका खेत है आसपास, कितना फायदा होगा? जोरदार फायदा हो गया। मेरे पानी मीठा हुई, जोरदार बढ़िया, फसल भी बढ़िया है।
बिल्कुल लूनी नदी से यहाँ के जो किसानों को आस है कि यहाँ के जो जल स्तर में जो भूगर्भीय जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी और उससे आने वाले समय में किसानों को फायदा होगा, क्योंकि ये जो नदी है वो कई सालों के बाद में इस क्षेत्र में वापस प्रवाहित हुई है। अब ये कितने दिन चलती है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। अगले 24 घंटे तक और बारिश होने के आसार हैं, जिसके बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको दिखाते हैं खास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की झलक। आज मॉरिशस में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और विश्व रंग द्वारा आयोजित 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत हुई। इस आयोजन में 50 देशों के 150 से ज्यादा हिंदी लेखक और संस्कृति कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन के केंद्र में साहित्य और संस्कृति से जुड़े कई प्रश्न हैं, जिनका वास्ता हिंदी के विकास और विस्तार की चुनौतियों और संभावनाओं से है। समारोह का उद्घाटन मॉरिशस की उप प्रधानमंत्री लीला देवी दुकन, भारत की उच्चायुक्त नंदिनी के सिंगला और विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे सहित कई महत्वपूर्ण लेखकों, संस्कृति कर्मियों की मौजूदगी हुआ। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि हालांकि विज्ञान का युग कहा जाता है, विज्ञान का आधुनिक युग कहा जाता है, उसने हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया है। और डेकार्टे ने जो शुरुआत फ्रांस से की थी वो आगे चलकर विज्ञान के नवजागरण के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में पहचानी जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कला और संस्कृति ही है, ये साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य को भीतर से बदल सकता है। मनुष्य को बदलने की ताकत कला, साहित्य और संस्कृति में है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।